जो प्रशांत किशोर का कहना है, उन्होंने एक बात कही है कि जनता में ऑल्टरनेटिव की डिमांड ही नहीं है, यानी कि जब जनता विकल्प तलाशती है तब उस विकल्प के लिए एक तरह से लहर बनती है, लेकिन वो ऑल्टरनेटिव की तो डिमांड ही नहीं है। आपको लगता है कि इस वक्त जमीन पर ये है? मैं इसलिए पूछती हूं क्योंकि ग्राउंड में जब हम जाते हैं तो लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर बात करते हैं और उस राज्य में अगर कोई नेता है तो उसकी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर क्या ऑल्टरनेटिव मोदी ही देखते हैं? देखिए सुचेता, मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका जवाब ये है कि क्या ऑल्टरनेटिव देने की कोई सीरियस ऐसी कोशिश हुई क्या? एक समय में लगा था जब जून महीने में ही पटना में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में, लालू प्रसाद यादव की अगुवाई में एक गठजोड़ जुटा था। उस वक्त लगा था कि उम्मीद पैदा हुई थी, लेकिन अभी जहां चुनाव खड़ा है उसमें विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है। शायद उसमें प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि कोई अल्टरनेटिव नहीं। दूसरा, जब हम एस्पिरेशंस की बात करते हैं तो हम प्रशांत किशोर और योगेंद्र यादव को छोड़ दें, कोई कहेगा वो इस खेमे के हैं, कोई दूसरा कहेगा वो उस खेमे के हैं, लेकिन जो यूरेशिया.com के प्रेसिडेंट हैं इयान ब्रेमर, उनकी बात सुननी चाहिए। इयान ब्रेमर कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फाउंडेशंस पर जो भारत की नींव तैयार हो रही, शानदार जो उस पर इमारत बनती दिख रही है, उसमें बीजेपी अलोन वो 305 प्लस माइनस 10, यानी जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सीटें थी उसके आसपास जा रही। तो मेरा यह मानना है कि राम और रोटी यानी हिंदुत्व और विकास, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने जो नैरेटिव खड़ा किया, उस नैरेटिव के सामने विपक्ष कोई भी नैरेटिव देने में नाकामयाब रहा, जिसकी वजह से हम ये बार बार पूछ रहे हैं विकल्प है कहां, कौन है जो नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होता दिख रहा है? बिल्कुल। और जिस तरह से उन्होंने इयान ब्रेमर की बात की है, जो वैश्विक राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं वो, और उन्होंने कहा कि भारत के लोकसभा चुनाव एकमात्र है जो स्थिर है, जो जहां पे एक स्टेबिलिटी नजर आती है। अब उस स्टेबिलिटी के लिए, उस स्टेबिलिटी में एक तरह से एक विकल्प देने के लिए अजीज खान साहब क्या कोशिश की गई? उन्होंने जो बात कही है, मैं हर्षवर्धन जी की बात से आगे बढ़ा रही हूं कि क्या एक सीरियस कोशिश हुई एक चेहरा देने की और उस ऑल्टरनेटिव को फिर ये कहने की कि ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ है? आज भी लोगों को नहीं पता है नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन है। देखिए सुचरिता जी, एक बात बहुत स्पष्ट है, मैं लगातार डिबेट को सुन रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हमने कह दिया कि लड़ाई किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में नहीं होती है, नीतियों के खिलाफ में या पक्ष में होती है। जो नीतियां इन्होंने बनाई, माननीय मोदी जी पर लोगों ने भरोसा किया, अच्छे दिन आएंगे, पता नहीं कौन कौन से नारे दिए गए, उन नारों के खिलाफ है लोग। इन्होंने कहा मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा हर साल, कितनी नौकरी दे दी? अभी साहब कह रहे थे कि जीडीपी ये बढ़ गई, बेरोजगारी इतनी हो गई। मैं 2022 का आंकड़ा देना चाहूंगा, 2022 में 8.3% बेरोजगारी दर था, आपको पता है। आप देखिए महंगाई की दर भी 2022 का भी जो आंकड़ा आया है वो 5.7 रहा, कहां घट गया? और ये 2014 में क्या था? 2014 में बेरोजगारी थी 4.39, और महंगाई जो थी वो थी 4.9%। तो आप जिस तरीके से चीजें बढ़ी हैं उस पर चुनाव होने जा रहा है। आपने कहा स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आपने कहा तमाम बड़े बड़े वादे किए, नौकरी देंगे, नौकरी के नाम पे पेपर लीक हुआ, नौकरी के नाम पे पेपर लीक हुआ। 60 लाख बच्चा आज कहीं ना कहीं चौराहों पर है, उसका सुध नहीं ले रहे हैं आप। ये नहीं पूछने गए कि पेपर लीक हुआ तो आखिर क्यों लीक हुआ, लेकिन वादे बड़े बड़े, दावे बड़े बड़े। मैं कहना चाहता हूं कि आपका मुद्दा क्या है। अगर वाकई में मुद्दा है, आपके पास विजन था 2024 में, तो माननीय मोदी जी को स्टेज पे जाकर के वो अपने विजन की बात करते, अपने पिछली उपलब्धियों की बात करते और आगे वो क्या करने वाले हैं उसकी बात करते। लेकिन माननीय मोदी जी जब स्टेज पे जाते हैं तो कहते हैं साहब भैंस आपकी चोरी कर ली जाएगी, मंगलसूत्र चोरी करके बांट दिया जाएगा। ये साहब देश के प्रधानमंत्री का वक्तव्य है। निहायत ही दुखद है कि माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय, जब उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब माननीय मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके नीचे जितने भी नेता हैं वो इसी तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि इन्होंने काम नहीं किया। ठीक है, आप ये कह रहे हैं उन्होंने काम नहीं किया है इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं या इस तरह के बयान दे रहे हैं।
मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा था और वो यही था कि एक चेहरा अगर आप लोग दे देते तो क्या आप आज के समय में एक फायदे में रहते, क्योंकि मोदी के खिलाफ एक ऑल्टरनेटिव आप लोग मिलकर खड़ा करते तो लोग उसकी बात करते। जहां जहां गठबंधन किया है वहां पर भी एक तरह से डेंट्स नजर आते हैं, तो उन डेंट्स की भी चर्चा होती है। दिल्ली में कल वोटिंग होने वाली है, दिल्ली की 7 सीटों के लिए वोटिंग है, वहां बीजेपी पिछली बार 7 सीटें लेकर आई थी। इस बार क्या होगा, क्योंकि अगर 7 सीटों के लिए आपको लगा वहां पर मुश्किल है वरुण जी, इसीलिए आप लोगों ने वहां पर एक गठबंधन बनाया, लेकिन वहां पर क्या टक्कर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर दे पा रही है? क्योंकि बयानबाजी तो दोनों पार्टियों के नेताओं की एक दूसरे पर चलती रह रही है। एक बार बड़ी खबर बताऊं, प्रधानमंत्री मोदी का इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला आया है। वो कह रहे हैं कि देश को गुमराह कर रहा है क्योंकि ये घोर परिवारवादी है, घोर परिवारवादी, और ये सनातन विरोधी भी है, ये घोर परिवारवादी है। अब इसका जब जवाब परिवारवाद पर आता है तो बहुत तरीके से अलग अलग विपक्ष की पार्टियों ने दिया है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री का इस चुनाव में जिस तरह से वो प्रचार कर रहे हैं, मैं एक बार हर्षवर्धन जी आपके पास जाऊं फिर वरुण जी के पास जाऊंगी, जब वो कहते हैं घोर परिवारवादी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस निरंतरता से और जिस तरह से वो प्रचार कर रहे हैं, रोज कई रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, और सवाल बार बार वो ये भी उठाते हैं कि मोदी आपके लिए काम कर रहा है। जब वो परिवारवाद का आरोप लगा देते हैं दूसरी पार्टियों पर, तो वो ये भी कहते हैं कि कैसे सीटों के बंटवारे में भी परिवार, वो चाहे बिहार हो या यूपी, और फिर राजनीतिक नेतृत्व के मामले में भी परिवार। मोदी ऐसा नहीं करता है। हर्षवर्धन जी। सुचेता जी, अभी जो सबसे रोचक है, वैसे तो हम लोग बार बार गांधी परिवार की बात करते हैं, लालू जी के परिवार की बात करते हैं, मुलायम सिंह के परिवार की बात करते हैं, शरद पवार के परिवार की बात करते हैं, स्टालिन के परिवार की बात करते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग परिवार है। परिवार में नेता भारतीय जनता पार्टी में भी है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रदेश अध्यक्ष की ये स्थिति है, या कई राष्ट्रीय अध्यक्ष की, जगत प्रकाश नड्डा की ये स्थिति है क्या कि वो अपनी पत्नी या अपने बेटे को स्टार प्रचारक बना दे? अरविंद केजरीवाल, जहां कल दिल्ली में चुनाव है, 7 सीटों पर जनता वोट डालने जाएगी, तो अरविंद केजरीवाल का वो चेहरा याद आएगा कि नहीं, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, इन परिवारवादी भ्रष्टाचारी पार्टियों के खिलाफ लड़ रहा हूं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये बेटा सौंप दूंगी, बेटा सौंप रही हूं, जब सोनिया गांधी कहती है रायबरेली में, तो क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी की बपौती है क्या? लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, किसी का बेटा, बेटी, पति, पत्नी, भाई, बहन, जो भी हो लड़े, लेकिन किसी के नाम से कॉन्स्टिट्यूएंसी ठेका दे दिया जाए, उसके नाम पे हो जाए। और अरविंद केजरीवाल कहां चले गए, जरा सोचिए कि वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को अपने बाद सबसे बड़ी प्रचारक बना देते हैं। चलिए, आपको अगर लाना भी था, आप जेल जा रहे थे, तो आपको लाना था तो नेताओं के, कुछ तो नेताओं के नीचे होती। ये है वो परिवारवाद जिससे बाहर निकलने की बात, अलग तरह की राजनीति की बात अरविंद केजरीवाल ने की थी, उसी में धंसते दिख रहे हैं। कल दिल्ली के वोटरों पर जरूर उसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, उनके ध्यान में रहेगा।